नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर हम कंप्यूटर के क्वेश्चन डिस्कस भी करेंगे और आपने अभी तक जो पढ़ा होगा वो भी अच्छे से जो है वो रिवाइज हो जाएगा। जितना हम थोड़ा थोड़ा जान सकते हैं उतना हर एक क्वेश्चन से जानने की कोशिश जो है वो यहाँ पर करेंगे। साथ में ही जो है वो अगर आपने और भी एग्ज़ाम भरे हैं, पंचायत सेक्रेटरी का भरा है, पटवारी का भरा है, तो वहाँ पर भी कंप्यूटर पूछा ही जाएगा, तो वो भी आपका थोड़ा थोड़ा रिवाइज साथ में होता रहेगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को जो है वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है, बोलते हैं कंप्यूटर लाइक IBM 1400, यूनिवैक 1107, CDC 1604 बिलोंग टू विच कंप्यूटर जनरेशन। तो बोलते हैं कि कंप्यूटर जैसे कि IBM 1400 हो गया, यूनिवैक 1107 हो गया, CDC 1604 हो गया, ये किस कंप्यूटर की जनरेशन को जो है वो बिलोंग करते हैं, कौन सी कंप्यूटर की जनरेशन से ये आते हैं। तो ये जो है वो सारे के सारे क्या फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है, थर्ड या फोर्थ, ये सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जो है वो आते हैं। ऑप्शन इसका बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है इसमें एक तो IBM आता है, IBM में भी अलग अलग जनरेशन आती हैं। 1400 आता है, एक 7090 भी जो है वो आता है, यूनिवैक 1107 आता है, CDC भी इसमें आता है, CDC 1604 आता है इसमें। तो इस तरह के आते हैं सेकंड जनरेशन में। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जो थे ना उनमें सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर जो है वो यूज जो था वो हुए थे। और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या आते हैं, इसमें किस तरह के कंप्यूटर आते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स जो था वो इस्तेमाल हुई थी। और ये जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है इसमें क्या क्या कंप्यूटर, किस तरह के कंप्यूटर जो है वो आते हैं। इसमें एक ENIAC, एक ENIAC कंप्यूटर जो है वो आता है। इसमें एक यूनिवैक भी इसमें आता है, UNIVAC आता है। IBM भी इसमें आता है, परंतु IBM 701 में इसमें आता है। और मार्क 1 कर भी जो है वो फर्स्ट जनरेशन में आता है, मार्क 1 भी फर्स्ट जनरेशन में आता है। तो ये जो था ना पहला कंप्यूटर, ये लो लेवल लैंग्वेज बेस्ड था, यानी कि मशीन लैंग्वेज के ऊपर जो था ये बेस्ड था। फर्स्ट जनरेशन क्लियर हो गई, सेकंड जनरेशन हो गई और थर्ड जनरेशन भी आती है। थर्ड जनरेशन जो है इसमें IBM सिस्टम आता था 360 और PDP सिस्टम इसमें आता था, हनीवेल 6000 सिस्टम इसमें जो था वो आता था। इस तरह के सिस्टम आते थे थर्ड जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन में जो है वो मॉडर्न लैपटॉप चल पड़े, डेस्कटॉप चल पड़े, Apple II डिवाइसेस आ गई, IBM PC जो था वो इसमें आ गए थे। फिफ्थ जनरेशन में तो आपको पता है जो है वो AI पावर्ड सिस्टम आना स्टार्ट हो गई, क्वांटम कंप्यूटिंग स्टार्ट हो गई, गूगल डीप माइंड स्टार्ट हो गया। इस तरह की चीज़ें जो है वो फिफ्थ जनरेशन में स्टार्ट हो गई। तो ये हर एक जनरेशन के बारे में ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शीट्स दैट कैन बी एडेड टू एक्सेल वर्कबुक। तो बोलते हैं कि एक्सेल वर्कबुक में आप सीट्स जो हैं वो ऐड करते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स वहाँ पर कितनी ऐड की जा सकती हैं। तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो 255 ऐड की जा सकती हैं, 255 ऐड जो है वो की जा सकती हैं। अब देखिए IBM का आपने ये भी ध्यान जो हम बात कर रहे हैं MS एक्सेल की, उसका आपने ये भी ध्यान रखना है कि जो एक्सेल स्प्रेडशीट जो है वो आती है उसकी जो लॉन्चिंग हुई थी वो 1985 में जो था वो लॉन्चिंग उसकी हुई थी। कब? 1985 में जो था वो उसकी लॉन्चिंग हुई थी। तो लॉन्चिंग रेट भी आपने जो है वो याद रखनी है। लॉन्चिंग आपको पता चल गई, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स कितनी आती हैं वो भी आपने ध्यान रखना है। इतना यहाँ से याद रखने के लिए काफ़ी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम इन अ कंप्यूटर। तो बोलते हैं कि कंप्यूटर में दो चीज़ें होती हैं, एक रैम होती है, एक रोम होती है। अब बोलते हैं इनमें से कौन सा रैम और रोम के बीच का डिफरेंस को जो है वो अच्छे से जो है वो दर्शाता है। यहाँ पर देखिए पहले में बोलते हैं कि रोम इज टेम्परेरी वाइल रैम रिटेन द डाटा परमानेंटली, कि रोम जो है वो टेम्परेरी है, रैम डाटा को परमानेंटली रखती है। रैम होल्ड्स टेम्परेरी डाटा, रोम स्टोर फिक्स स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन, की रैम जो है वो टेम्परेरी डाटा होल्ड करती है, रोम जो है वो फिक्स्ड स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस को लेती है। रोम इरेज्ड, बोलते हैं कि रोम इरेज्ड हो जाती है जब पावर ऑफ हो जाता है और रैम में ऐसा नहीं होता। और आगे बोलते हैं कि रैम एंड रोम बोथ स्टोर यूजर डाटा आफ्टर शटडाउन, कि बोलते हैं रैम और रोम दोनों ही ऐसे हैं जो यूज़र के डाटा को जो है शटडाउन के बाद भी स्टोर करके जो है वो रखते हैं। अगर हम रैम रोम की बात करें, अब देखिए रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है ये एक टेम्परेरी मेमोरी जो है वो होती है। रैम क्या है? रैम जो है वो टेम्परेरी मेमोरी है। और रोम की अगर हम बात करते हैं तो रोम जो है वो डाटा को जो है वो लंबे टाइम तक होल्ड जो है वो कर लेती है। इसको परमानेंट मेमोरी भी जो है वो बोल दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए रोम इज टेम्परेरी, ये तो गलत हो गया। रोम इरेज्ड व्हेन पावर ऑफ, ये भी गलत हो गया, क्योंकि रैम इज नॉट, ये यहाँ पर ये गलत हो जाता है। रैम एंड रोम बोथ स्टोर द यूजर डाटा आफ्टर शटडाउन, ये भी गलत हो गया।
यहाँ पर बोलते हैं कि रैम होल्ड टेम्परेरी डाटा। ये सही है कि रैम जो है वो टेम्परेरी मेमोरी है और ये जो है वो डाटा को टेम्परेरी जो है वो होल्ड करती है। रोम स्टोर्स फिक्स स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस, की रोम जो है वो फिक्स स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती है, मतलब ये एक परमानेंट मेमोरी के रूप में जो है वो काम करती है। तो यही स्टेटमेंट जो है वो सही है, ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। ठीक है जी, तो इतना आप ध्यान रखना है रैम रोम के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं MIME यानी कि मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन अलाउ द डैश डाटा टू सेंड थ्रू सैंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP। पहले तो यहाँ पर MIME का पूरा नाम जो है वो ध्यान रखना है। MIME का पूरा नाम जो है वो क्या होता है और SMTP का नाम जो है वो ध्यान रखना है। अब बोलते हैं कि जो मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन है ये अलाउ करती है किस तरह के डाटा को, टू सेंड थ्रू द सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये जो है वो ये जो नॉन ASCII डाटा होता है ना, नॉन ASCII डाटा जो होता है इसको जो है ये क्या करती है, इस डाटा को अलाउ करती है टू सेंड थ्रू द SMTP। ये आपने ध्यान रखना है, इसका नॉन ASCII आंसर जो है वो होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज अलाउड इन अ सिंगल MS एक्सेल सीट। बोलते हैं 2007 और उसके बाद की बात जो है वो की जा रही है। अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज, जो हमारी जो है वो एक्सेल सीट होती है उसमें रोज भी होते हैं और उसमें कॉलम भी जो है वो होती हैं। अब रोज और कॉलम की बात करें कि कितनी होती हैं वहाँ पर, तो वो आपने ध्यान रखना है। देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज की अगर हम सबसे पहले बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज जो है वो कितने होते हैं, 1,48,576 जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज जो है वो होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स की, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो कितने होते हैं, तो कॉलम का भी आपने ध्यान रखना है कि कॉलम्स जो है वो कितने होते हैं, वो 16,384 जो है वो होते हैं, 16,384 जो है कॉलम होते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज का भी ध्यान रखें, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स का भी जो है वो ध्यान रखें कि MS एक्सेल में जो है वो कितने होते हैं वर्क से, है ना, ये पता चला। यहाँ से आगे बोलते हैं की टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल इज कॉल्ड। तो बोलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टेबल को जो रिप्रेजेंट करती है कि उसको क्या बोलते हैं, तालिकाओं के बीच में संबंध दर्शाने वाली की को जो है वो क्या बोलते हैं, तो उसको फॉरेन की जो है वो बोलते हैं। इन कीज के बारे में भी लगभग हर बार ही एक नया क्वेश्चन हम जो है वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, प्राइमरी की, सेकेंडरी की, फॉरेन की के बारे में। तो ये फॉरेन की जो है वो होती है। फॉरेन की किसको बोलते हैं, बोलते हैं की टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल इज कॉल्ड फॉरेन की। अब देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी, फॉरेन की के अलावा जो है कैंडिडेट की भी होती है, अल्टरनेट की भी होती है, सुपर की भी होती है, कंपोजिट की भी जो है वो होती है। तो इस तरह की अलग अलग कीज जो है वो होती हैं और ये इनके बारे में फ़िलहाल इतना ही जानते हैं। जब कोई और क्वेश्चन बनेगा तो थोड़ा और डिटेल से जो है वो जान लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, बोलते हैं यहाँ पर अ डैश विंडो इज़ अ स्मॉल पोर्शन ऑफ GUI दैट डिस्प्ले वाइल ब्राउजिंग द वेब। तो बोलते हैं डैश विंडो GUI में एक छोटा सा हिस्सा है जो वेब ब्राउज करते समय जो है प्रदर्शित होता है। तो वो पॉपअप होता है। पॉपअप विंडो इज स्मॉल पोर्शन ऑफ GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का ये स्मॉल पोर्शन होता है जो वेब ब्राउजिंग के टाइम में जो है वो थोड़ी सी देर के लिए जो है वो डिस्प्ले जो है वो होता है। उसको हम बोलते हैं कि पॉपअप जो है वो स्क्रीन में कुछ हो रहा है। ठीक है, तो वो पॉपअप विंडो जो है वो आ जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SaaS इन क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में SaaS का क्या मतलब है। पहला है ऑप्शन है स्टोरेज एज अ सर्विस, दूसरा है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस और तीसरा है सिक्योरिटी एज अ सर्विस, चौथा है सिस्टम एज अ सर्विस। तो SaaS का मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इसका ऑप्शन बी सही आंसर जो है वो हो जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं डैश इज अ सर्च इंजन बेस्ड इन बर्लिन जर्मनी। तो देखिए अलग अलग कंट्रीज के अपने अपने सर्च इंजन जो है वो हुए। तो बोलते हैं कि कौन सा सर्च इंजन जो है वो जर्मनी बेस्ड जो है वो है। यहाँ पर जो है वो एक इकोसिया दिया गया है, बिंग दिया गया है, डक डक गो दिया गया है और वॉल्फ, और यहाँ पर जो है वॉल्फ फ्रेम अल्फा कर जो है वो दिया गया है। तो यहाँ पर जो इकोसिया है ना, इकोसिया जर्मनी बेस्ड जो है वो ये एक सर्च इंजन जो है वो आता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर आ जाएगा। अब देखिए जैसे कि चाइना ही है, चाइना का अगर हम सर्च इंजन की बात करते हैं तो बाइदू कर यहाँ का जो है वो
बैदू कर जो है यहाँ का सर्च इंजन जो है वो मेन जो है वो आता है। साउथ कोरिया की हम बात करते हैं, साउथ कोरिया का सर्च इंजन जो है वो नेवर कर यहाँ का सर्च इंजन जो है वो आता है, NAVER। जापान की हम बात करते हैं कि जापान का मेन सर्च इंजन क्या है, तो गो कर GOO कर यहाँ का मेन सर्च इंजन जो है वो आता है। रशिया की हम बात करते हैं तो यांडेक्स जो है वो रशिया में आता है। रशिया की अगर हम बात करें तो यहाँ का यांडेक्स कर सर्च इंजन जो है वो आता है। तो इस तरह से अलग अलग कंट्रीज़ के सर्च इंजन भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कुछ एक मुख्य रूप से प्रमुख जो सर्च इंजन है वो हमने पढ़ भी लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोलते हैं अगले क्वेश्चन में, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम के लिए कर रहे हैं तो आप हमारी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। साथ में ही तैयारी अगर पंचायत सेक्रेटरी और पटवारी के एग्जाम के लिए कर रहे हैं तो आप हमारी स्लॉट 4 टेस्ट सीरीज के साथ जो है वो जुड़ सकते हैं। ये जो स्लॉट 4 की टेस्ट सीरीज है ना, इसमें आप पंचायत सेक्रेटरी की तैयारी भी कर पाएंगे और पटवारी की तैयारी भी जो है वो एक साथ जो है वो कर पाएंगे। तो ये दोनों एग्जाम आपके यहाँ पर जो है वो कवर एक साथ जो है वो हो जाएंगे। तो इस टेस्ट सीरीज का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, यहाँ से आप इस टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये स्लॉट 4 का ऑफर है और ये हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज है, इसको आप जरूर ज्वाइन करना अगर आप तैयारी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं एरकाई डेवलप्ड बाय एलन एमटैग कैन बी कंसिडर्ड फर्स्ट सर्च इंजन, इट वॉज डेवलप्ड इन विच ईयर। तो बोलते हैं कि एलन एमटेस के द्वारा जो आर्ची कर जो है वो एक पहला सर्च इंजन जो है वो डेवलप किया गया था। माना जाता है कि यही पहला सर्च इंजन था आर्ची कर। तो बोलते हैं कि इसे किस वर्ष विकसित जो था वो किया गया था। तो इसे कब विकसित किया गया था, लगभग 1990 के करीब जो था वो इसको विकसित जो था वो किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो यहाँ पर ये अर्काई या फिर आर्ची कर आपने ध्यान रखना है कि ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था। ये एलन एमटेच के द्वारा जो है वो विकसित किया गया था। ये एलन एमटेच का नाम जो है वो ध्यान रखना है, इसके द्वारा ये विकसित किया गया था। दूसरा आपने ये भी यहाँ पर ध्यान रखना है कि चलो इसके द्वारा तो ये विकसित किया ही गया था, कौन से ईयर में इसको विकसित किया गया था, लगभग 1990 में इसको विकसित जो था वो किया गया था। आगे बोलते हैं व्हाट इज रिजल्ट ऑफ 11011011। तो ये है बाइनरी नंबर। अब बाइनरी नंबर यहाँ पर दिए गए हैं तो आपको पता होना चाहिए, जब आपने गेट भी पढ़े हैं, जब आपने बाकी चीज़ें भी पढ़ी हैं, तब आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरह से जो है वो ऐड होते हैं और इनका सम जो है वो क्या आएगा। सम भी पता होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन है वो भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यही तो बेसिक क्वेश्चन है कंप्यूटर के, जो मतलब हर बार तो ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में बने कि आप जो है वो बताइए कि इसका ये जो है वो इसका जो है वो बाइनरी नंबर क्या होगा। जैसे 25 का पूछ लिया, 250 का, कुछ भी पूछ सकते हैं, परंतु सब्ट्रैक्शन भी ज़रूरी है, प्लस में एडिशन भी ज़रूरी है। 1 को जब ऐड करेंगे तो 0 जो है वो आ जाएगा और 0 आने के बाद यहाँ पर एक कैरी फॉरवर्ड जो है वो हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर से 101 आ गया, मतलब 0 1 को करेंगे तब तो 1 ही आएगा, परंतु 1 को करेंगे ऐड तो फिर से जो है वो 0 आ जाएगा और एक जो है वो कैरी फॉरवर्ड जो है वो हो जाएगा। फिर से 1 आ गया, फिर से हमारे पास वही हो जाएगा कि यहाँ पर 0 आ जाएगा और एक को कैरी फॉरवर्ड जो है वो कर देंगे। फिर हमारे पास 3 1 आ गए। अब 1 क्या आ जाएगा, 1 तो 0 ही आएगा, एक कैरी फॉरवर्ड होगा, तो यहाँ पर 1 कर ये 1 जो है वो आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ये होगा। ठीक है, तो इसका लगभग ये 1 जो है वो आ जाएगा। यहाँ पर देखो ये बताया भी गया है कि 1 को जब करेंगे तो 10 जो है वो आएगा, 0 हम लिख देंगे और एक को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। अब हमारे पास 0 1 1 जो है वो बचा, इसमें 10 आएगा, एक हम लिख देंगे, 0 हम लिख देंगे, एक को हम कैरी जो है वो आगे कर लेंगे। फिर हमारे पास 101 आ जाएगा, फिर उसमें भी हम 0 लिख देंगे, एक को कैरी कर लेंगे। अब इसमें बोलते हैं कि आगे 1 है तो हमारे पास 1 जो है वो आता है और 1 को हम क्या करते हैं, एक को भी लिखेंगे, दूसरे को भी जो है वो लिख देंगे और ये हमारे पास आंसर जो है वो 11000 जो है वो आ जाएगा। तो इस तरह से इसको जो है वो करना था। माइनस कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे किसी एग्जाम्पल में। आगे बोलते हैं डैश की दैट इज यूज्ड टू टर्न अ फंक्शन ऑन और ऑफ और टू स्विच बिटवीन 2 फंक्शन। तो बोलते हैं कि एक कुंजी जिसका उपयोग किसी फंक्शन को चालू या बंद करने या 2 फंक्शन के बीच में स्विच करने के लिए किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं। तो हमारे पास अलग अलग तरह की कीज आती हैं, उसको टॉगल कीज जो है वो बोला जाता है। टॉगल की इसका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। टॉगल की इज यूज्ड टू टर्न अ फंक्शन ऑन और ऑफ। पहली बात कि इसका इस्तेमाल फंक्शन को टर्न ऑन ऑफ करने के लिए या फिर इसका इस्तेमाल स्विच बिटवीन 2 फंक्शन के लिए जो है वो किया जाता है। तो टॉगल की आपने ध्यान रखनी है कि क्या होती है। टॉगल की का मतलब
टॉगल की कंप्यूटर में आपको पता चल गई। और टॉगल की के एग्जाम्पल क्या हैं कंप्यूटर के कीबोर्ड में अगर आप देखेंगे तो एक कैप्स लॉक कर कर इसका एग्जाम्पल आ जाता है, कैप्स लॉक कर कर। नम लॉक इसका एग्जाम्पल जो है वो आ जाता है। जो स्क्रॉल लॉक होता है वो भी इसका एग्जाम्पल रहता है। तो इस तरह के ये टॉगल कीज जो है वो उनको बोलते हैं जो हमारा कीबोर्ड है उसमें जब आप देखेंगे। आगे बोलते हैं ASCII इज डैश बिट कोड वेयर EASCII इज डैश बिट कोड। तो बोलते हैं कि ASCII कितने बिट कोड है और EASCII कितने बिट कोड है। देखिए जो ASCII है ये 7 बिट कोड जो है वो आता है, तो यहाँ पर तो हो जाएगा 7 बिट कोड। और ये जो EASCII है ये कितना आता है, ये 8 बिट कोड जो है वो आता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ASCII इज 7 बिट कोड वेयर EASCII इज 8 बिट कोड। ये आप ध्यान रखें, ASCII 7 बिट कोड जो है वो होता है। 7 करेक्टर एनकोडिंग जो है वो ये रिप्रेजेंट करता है 128 यूनिक करेक्टर को। ये 0 से स्टार्ट होते हैं और 127 तक जो है वो चलते हैं। ठीक है जी। और ये जो EASCII होता है ये जो है वो एक्सटेंडेड होता है, थोड़ा सा ई का मतलब ही एक्सटेंडेड है। और ये जो है वो 8 बिट कोड होता है, इसको जो है वो 256 करेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। 0 से ही स्टार्ट ये होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के बारे में ध्यान रखना कि कितने करेक्टर को कौन रिप्रेजेंट जो है वो करता है। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं। यहाँ पर बोलते हैं विच प्रोग्राम इज यूज्ड बाय सर्च इंजन टू रीच द वेबसाइट्स। तो बोलते हैं कि सर्च इंजन द्वारा वेबसाइटों तक पहुँचने के लिए कौन सा प्रयोग जो है वो, कौन सा प्रोग्राम जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो सर्च इंजन द्वारा वेबसाइटों तक पहुंचने के लिए जो है वो सुपर प्रोग्राम जो है वो स्पाइडर प्रोग्राम जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। स्पाइडर SPIDER जो है वो सही आंसर हो जाएगा। कौन सा, स्पाइडर प्रोग्राम जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर यही याद रखेंगे। आगे बोलते हैं विच टोपोलॉजी इज कॉमनली यूज्ड इन लैन विद स्विचेस। तो लैन का मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क। तो बोलते हैं कि स्विच के साथ लैन में सामान्य कौन सी टोपोलॉजी जो है वो इस्तेमाल होती है। तो बोलते हैं कि टोपोलॉजी कौन सी इस्तेमाल होती है यहाँ पर, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी या फिर मैश टोपोलॉजी या फिर रिंग टोपोलॉजी। तो यहाँ पर स्टार टोपोलॉजी जो है वो इस्तेमाल जो है वो होती है। टोपोलॉजीज के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ पहले, एक बार फिर से जो है हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी जो है टोपोलॉजी कंप्यूटर नेटवर्क में जो है वो होती हैं। जैसे कि स्टार टोपोलॉजी की बात जो है वो हम कर रहे हैं। स्टार कैसे बनता है बेसिकली आपको पता होना चाहिए। एक ये मेन सिस्टम आ गया, बाकी इस तरह से कंप्यूटर यहाँ पर कनेक्टेड जो है वो होंगे। ठीक है, ये स्टार टोपोलॉजी जो है वो हो जाती है। वैसे ही जो है वो बस टोपोलॉजी भी होती है, मैश टोपोलॉजी भी होती है। बस कैसे होती है, ये बस हो गई, इस साइड भी सवारियां हैं, इस साइड भी, इस साइड भी, इस साइड भी, यहाँ पर ऐसे ही है, यहाँ पर ऐसे ही बस की तरह ही लोग बैठे हुए हैं, सिस्टम जो है वो कनेक्ट किए हुए हैं। तो ये बस टोपोलॉजी जो है वो आ जाती है। रिंग टोपोलॉजी किस तरह से होती है, रिंग होती है ऐसे, तो यहाँ पर भी सिस्टम है, यहाँ पर भी सिस्टम है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, रिंग की तरह इसकी शेप जो है वो बना दी गई है, उसको रिंग टोपोलॉजी जो है वो बोल देते हैं। एक मैश टोपोलॉजी जो है वो आ जाती है। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, मैश टोपोलॉजी, मैश इसमें सिस्टम में जो है वो मैश हो जाती है। मैश होने का मतलब क्या है कि ये जो है वो एक तो इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती, ये जो है वो जैसे ये एक मेन सिस्टम यहाँ पर है और यहाँ पर मैश कर कर यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी इंटरकनेक्टेड ये जो है वो हो जाते हैं। तो वो मैश टोपोलॉजी होती है। आगे बोलते हैं डैश इज एन एमर्जिंग ब्रांच इन कंप्यूटर साइंस विच इंटरप्रेट्स मीन्स एंड मेथड ऑफ मेकिंग कंप्यूटर्स थिंक लाइक ह्यूमन बीइंग। तो कंप्यूटर को बेसिकली ह्यूमन की तरह सोचने पर जो है क्या टेक्नोलॉजी जो है वो मजबूर कर रही है या फिर क्या टेक्नोलॉजी जो है वो लाई जा रही है। तो वो आपको पता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI है। AI इज़ एन एमर्जिंग ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही जो है वो कंप्यूटर साइंस की जो है वो एमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। ठीक है जी, ये आपको पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इन टर्म ऑफ निबल द साइज ऑफ एन IPv4 एड्रेस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो IPv4 का जो IPv4 एड्रेस है उसका जो साइज है इन टर्म ऑफ निबल जो है वो कितना होता है। तो इन टर्म ऑफ निबल अगर हम बात करते हैं तो ये जो है वो 8 जो है वो होता है। कितना, IPv4 का जो है वो 8 जो है वो होता है। कई बार ना सिंपल सा क्वेश्चन पूछ जाता है कि जो
4 होता है ना इसमें, ये कितने बिट इसमें इस्तेमाल होते हैं, तो 32 बिट जो हैं वो इसमें होते हैं। कितने? 32 बिट इसमें होते हैं। और ये जो IPv6 होता है, IPv6 होता है, इसमें कितने बिट होते हैं? इसमें 128 बिट जो हैं वो होते हैं। कितने? 128 बिट इसमें होते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है कि IPv4 में कितने होते हैं, IPv6 में जो है वो कितने होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, बोलते हैं विच HTML टैग इज यूज्ड टू क्रिएट हाइपरलिंक। तो बोलते हैं कि कौन सा HTML टैग जो है वो हाइपरलिंक जो है वो उसको हाइपरलिंक को जो है वो इस्तेमाल करने के लिए, जो इज़ यूज्ड टू क्रिएट, उसको क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से ए कर लिखते हैं तो वो जो है वो इस्तेमाल होता है। ऑप्शन सी इसका जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अब HTML टैग के बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि HTML टैग को हमेशा कैसे लिखा जाता है। तो उसको एंगल ब्रैकेट में जो है वो लिखा जाता है। एंगल ब्रैकेट ऐसे होती है, ऐसी ब्रैकेट्स में जो है वो HTML टैग जो है वो लिखे जाते हैं। वैसे ही HTML में अगर पैराग्राफ स्टार्ट करना है तो ऐसे कर P लिख देंगे, वो पैराग्राफ जो है वो स्टार्ट जो है वो हो जाता है। ठीक है, ये पैराग्राफ के लिए होता है। और बहुत सारे टैग HTML में होते हैं। हमने हाइपरलिंक का पढ़ लिया, पैराग्राफ का पढ़ लिया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, बोलते हैं व्हाट इज बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो क्या होता है? तो हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो बेसिकली 16 जो है वो होता है। ठीक है, 16 इसका बेस होता है। वैसे ही आप बेसिक चीज़ें याद रखिए। एक ऑक्टल नंबर भी जो है वो होता है। ऑक्टल नंबर का बेस जो है वो कितना होता है? ऑक्टल नंबर का बेस जो है वो 8 जो है वो होता है। बाइनरी नंबर की अगर हम बात करते हैं कि बाइनरी नंबर का बेस जो है वो कितना होता है, तो इसका बेस जो है वो 2 जो है वो होता है। ये सिर्फ 0 और 1 के बीच में ही जो है वो वेरी करता है। ऑक्टल नंबर जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 तक जो है वो चलता है। वैसे ही हेक्साडेसिमल नंबर जो है वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक चलता है। और 9 के बाद ये स्टार्ट हो जाता है ABCDEF तक जो है ये चलता है। ये नंबर लिखे भी वैसे ही जो है वो फिर जाते हैं। बाइनरी नंबर भी पता चल गया, ऑक्टल नंबर भी पता चल गया, हेक्साडेसिमल नंबर भी पता चल गया। एक जो है वो डेसिमल नंबर भी जो है वो होता है। डेसिमल नंबर की जो बेस वैल्यू होती है वो 10 जो है वो होती है। 0 से लेकर 9 तक डिजिट जो है वो यहाँ पर आते हैं डेसिमल नंबर में। तो ये सारे नंबर आपके क्लियर होने चाहिए, इनकी बेस वैल्यूज आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं, बोलते हैं विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू स्विच बिटवीन ओपन प्रोग्राम इन विंडो। तो बोलते हैं कि विंडोज में खुले प्रोग्राम के बीच स्विच करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो देखिए अगर हम शॉर्टकट की का बात करते हैं, Alt + टैब कर जो है वो शॉर्टकट की जो है वो इस्तेमाल होती है। शॉर्टकट की इज यूज्ड टू स्विच बिटवीन ओपन प्रोग्राम इन विंडो। जैसे 2 प्रोग्राम ओपन है, आपको एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर जाना है, तो आप जो है वो शॉर्टकट की Alt + टैब दबा दीजिए, वो जो है वो स्विच हो जाएगी, एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर जो है वो चली जाएगी। तो ये आपको यहाँ से जो है वो पता चला। हमने ये क्वेश्चन देखा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में जो है वो क्या बोलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर्स एज स्विचिंग डिवाइस आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर। तो बोलते हैं स्विचिंग डिवाइस के रूप में माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए होता है। तो बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर एज ए स्विचिंग डिवाइस आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर। ये आप कमेंट कर जो है वो बताएंगे। ठीक है, हमारे पास अलग अलग जनरेशन कंप्यूटर की आती हैं। हमने इस वीडियो में भी स्टार्टिंग में ही फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन जो था वो पढ़ा था, फोर्थ जनरेशन हमने जो था वो पढ़ा था। हमने पढ़ा भी था कि माइक्रो प्रोसेसर जो है वो कौन सी जनरेशन में इस्तेमाल होता है। इससे पिछले पार्ट में भी मैंने आपको बताया था। बेसिकली वही आपको जो है वो कमेंट कर बताना है। वैसे ध्यान रखना कि पहली जो जनरेशन थी उसमें जैसे वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होती है, वैसे ही सेकंड जनरेशन में सेमीकंडक्टर इस्तेमाल होते हैं, और थर्ड जनरेशन में अलग से, फोर्थ में अलग से, फिफ्थ में अलग से। तो अब आप कमेंट कर बता दीजिए कि कौन सी जनरेशन में जो है वो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो इस्तेमाल होता है। यही इस क्वेश्चन में जो है वो पूछा गया है। हाँ, टेलीग्राम पर अगर आपने हमें अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग विद वेरी पेशेंस।